फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक की कई नीति तुमको पढ़नी है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियाँ हैं उसको समझने के लिए हमें पूर्व सुल्तानों के कार्यों को देखना जरूरी है। फिरोज शाह तुगलक कई ऐसा कार्य करेगा जो दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने, और लोग उसे ही दोषी ठहराते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने ये काम किया इसलिए दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। लेकिन बहुत बारीकी से देखोगे तो लगेगा उसके दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए सिर्फ फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ जिम्मेवार नहीं। इसके बाद सबको समझ में आए कि नहीं? क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन में फिरोज शाह तुगलक की भूमिका की विवेचना करें। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ उसमें फिरोज शाह तुगलक का जो कार्य है वो कहाँ तक जिम्मेवार है, और वही नीति आपको पढ़नी है। लेकिन सिर्फ फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ जिम्मेवार नहीं है, लेकिन दिल्ली सल्तनत जो कई आधार पर टिका था उसमें एक आधार था तुम्हारा दिल्ली का सुल्तान और दिल्ली के जो अमीर थे उनके बीच का संबंध। दिल्ली के सुल्तान और जो उलेमा वर्ग था, उलेमा जो मौलवी साहब, इनके बीच का संबंध। पहले थोड़ा समझना क्या मामला है। तो हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद कौन बना? बलबन, मेन सुल्तान। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक सबने अमीरों पर बड़ा कड़ा नियंत्रण रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत मजबूत शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत मजबूत शासक था, तो अमीर वर्ग कुछ नहीं बोले, लेकिन वो नाराज थे। तो एक नाराज अमीर वर्ग फिरोज शाह तुगलक को विरासत में दिया। इतनी बात सबको समझ में आई नहीं? इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण एक नाराज अमीर वर्ग, मतलब सुल्तान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होते थे दिल्ली सल्तनत में, महत्वपूर्ण मंत्री, महत्वपूर्ण अधिकारी, जो अमीर वर्ग कहा जाता, तो वो क्या थे? नाराज मिले, फिरोज तुगलक को विरासत में मिले। दूसरा, उलेमा वर्ग भी नाराज थे, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक कुछ कड़ा ही नीति अपना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने साफ मना कर दिया कि उलेमा वर्ग का प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक जब बनता है तो साफ साफ बता देता है कि उलेमा वर्ग आपका कोई विशेष अधिकार नहीं है, जितना आम जनता को अधिकार है उतना आपको भी अधिकार है। अलाउद्दीन खिलजी ने पिछले क्लास में बताया था, काजी मुक्सुद्दीन से क्या बोलता है? काजी साहब, कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं वही करता हूँ जो राजनीति में उचित समझता हूँ। इसलिए नाराज उलेमा वर्ग फिरोज शाह तुगलक को विरासत में दिया। उन दोनों को संतुष्ट करना था। और भी कई बातें थी। फिरोज शाह तुगलक की मां हिंदू थी, इसकी क्या थी? मां हिंदू थी। तो ये चाह रहा था कि इस्लाम में मेरा एक प्रतिष्ठित रूप हो, कोई और कट्टर इस्लामी नीति अपनाता है। फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? जितनी भी नीति लाएगा इस्लाम की तुष्टिकरण की नीति लाएगा, मतलब कट्टर इस्लाम को जो पोषण करता होगा नीति, ताकि इस्लामी जगत में इसका नाम प्रतिष्ठा के साथ लिया जाए, कट्टर मुसलमान के रूप में स्थापित किया जाए। इतनी बात सबको समझ आई नहीं? मतलब फिरोज शाह तुगलक की जो नीति पढ़ेंगे तो तुमको लगेगा कि पूरा एकदम इस्लाम के अनुसार चल रहा है। क्यों? कारण ये था, एक नाराज अमीर वर्ग को संतुष्ट करना था, नाराज मौलवी साहब को संतुष्ट करना था, तो ये सारे काम करेंगे जो इस्लाम के अनुसार हो। इसलिए देखो कि बर्नी से बहुत पसंद होगा। बर्नी बोले कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन इस्लामी शासन नहीं था, इस्लाम के अनुसार कोई शासन कर रहा है तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और बर्नी इसी को समर्पित करके अपना किताब लिखेगा, तारीख-ए फिरोज शाह। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के हम सारा कार्य देखेंगे, और सारा कार्य क्या होगा इसका? इस्लाम के अनुसार। उस समय क्या होते थे? 24 प्रकार के कर। तो उलेमा क्या कहेंगे कि 24 करों की इस्लामी इजाजत। तो पूछेगा कि बताइए उलेमा साहब कौन सा कर लगा? बोले कि ये 4 कर लगा, ये 4 बस। तो तुरंत आदेश देगा कि पुराने सभी करों को समाप्त करो, और केवल जो इस्लाम में जिसकी इजाजत है वही 4 कर लगाओ। अमीर वर्ग को संतुष्ट करना है, बोलेगा जिस अमीर सेना में है कोई मृत्यु हो गई उसके बेटा को सेना में भर्ती
प्रशासन में पिता की मृत्यु हुई पुत्र को भर्ती कर दो, जबकि सैन्य वर्ग में क्या चाहिए, फिजिकल होता है। फिजिकल मानव को पूरा करोगे तब सेना में जाओगे। नेपोलियन शाह तुगलक क्या क्या संतुष्ट करने के चक्कर में पिता की मृत्यु हो गई, बेटे को सेना में ले लो। इस चक्कर में क्या हुआ, सैन्य दक्षता प्रभावित हुई, प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हुई, योग्य लोग प्रशासन से कट गए और अयोग्य लोगों की भर्ती, और वही आगे जाके देखेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने। फिरोज शाह तुगलक ने पुराने कई करों को समाप्त कर दिया और इस्लाम द्वारा स्वीकृत केवल 4 करों को वसूलने का आदेश दिया। केवल 4 करों को वसूलने का आदेश दिया। और 4 कौन कौन कर होगा देख लो। पहला कर है खराज, ज़कात, जजिया और खराज क्या था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। क्या था ये, लगान। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ये ज़कात क्या था, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर। जजिया क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और खुम्स क्या था, युद्ध में लूट का माल, लूट का खर्च। तो वो बैठक करेगा उलेमा वर्ग से, नाराज उलेमा वर्ग को मनाएगा। तो उलेमा वर्ग क्या बोले, उलेमा वर्ग तो मौलवी साहब से, मौलवी साहब क्या कहेंगे, पूर्व के सुल्तान जो अनाम शनाम कर ले रहे थे उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी को दे रहे थे चरी, घड़ी है वो चरी कर, चरी मतलब घर पे लगाया जाना, चरी मतलब पशुओं के जो चराए जाते थे उस पर लगाने वाले का। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि आप बताइए। मौलवी साहब क्या कहेंगे, सारे कर को हटाओ, मात्र 4 कर को लगाओ जिसकी इस्लाम में इजाजत है। फिरोज शाह तुगलक तुरंत आदेश देगा कि पुराने सभी करों को समाप्त करो और जो इसकी इस्लाम में इजाजत है, इस्लाम द्वारा स्वीकृत केवल 4 करों को लगाओ। और ये 4 कर कौन होंगे, खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स। गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि, भूमि का मतलब वही लगान, भूमि का मतलब लगान, बुझेगा। खराज किस प्रकार का कर था, धार्मिक कर या कुछ तीर्थ यात्रा कर या भूमि कर, तो कैसा कर था, भूमि कर। मुसलमानों से दिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर, धार्मिक। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ऊपर एक नोट, जजिया के नीचे नोट देखो, नोट में क्या है समझो पहले। जो जजिया लगता था गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों में हिंदू जो है, हिंदू में ब्राह्मणों को छूट थी। अभी तक जितने भी शासक हुए थे, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया था, ब्राह्मण जजिया से बाहर आते थे। लेकिन बस यह दिल्ली का पहला सुल्तान होगा जो ब्राह्मण पर भी जजिया लगा देगा। और खुम्स क्या था, ये युद्ध में लूट का धन, युद्ध में। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले के सुल्तान के समय नियम क्या था, पहले जो नियम था अलाउद्दीन खिलजी से पहले 4/5 किसका हिस्सा होता था, सैनिक, और 1/5 सुल्तान का। अलाउद्दीन खिलजी के समय नियम चेंज हो जाता है, 1/5 किसका होता है, सैनिक का, और 4/5 सुल्तान का। मतलब 1 लाख रुपए है, तो पहले 80,000 सैनिक होते थे और 20,000 सुल्तान के। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, ऐसा इतना पैसा लोग लेगा, ये सब देखने की विद्रोह कर देगा। तनवीर सैनिक था उसका, तो मालूम है तनवीर के पास इतना पैसा जाएगा तो तनवीर विद्रोह करेगा। इसलिए क्या नियम बना देगा कि सैनिक के पास कितना, 1/5 और सुल्तान के पास 4/5। देखो जब से हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, जितने भी सुल्तान आते हैं उनसे कई सुल्तान की विभाग बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे बलबन,
वो एक नया विभाग बनाता है दीवानी आरिज, सैन्य विभाग। फिर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो दो नया विभाग बनाता है, दीवानी मुस्तखराज और दीवानी रियासत। दीवानी मुस्तखराज क्या था? राजस्व विभाग। दीवानी रियासत क्या था? मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण विभाग। फिर मोहम्मद बिन तुगलक एक नया विभाग बनाता है दीवाने कोही, मतलब कौन सा विभाग? कृषि विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, कौमा विधवाओं आदि की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक नए विभाग का गठन किया। दूसरा लिखो, दासों की देखभाल के लिए यह एक नया विभाग का गठन करेगा। इसका नाम क्या होगा? दीवान बंदगान। बंदगान मतलब दास होता ही है। दीवान बंदगान, नाम से स्पष्ट है। बंदगान मतलब क्या? दास। हाँ, 1 लाख 80 हजार। इसी का क्वेश्चन आएगा कि दीवान बंदगान की स्थापना या गठन फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए की? तो दासों की देखभाल के लिए। और पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास की सुल्तान के पास थे? फिरोज शाह तुगलक। नोट कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के पास ही थे, या फिरोज शाह तुगलक के समय ही थे। कुछ अन्य कार्य भी लिखे। फिरोज शाह तुगलक ने दार उल शफा नाम से खैराती अस्पताल बनवाया। फिर क्या करेगा? ये रोजगार दफ्तर खुलवाएगा। क्या करेगा? रोजगार कार्य। तीसरा लिखो, दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसके समय होगा? फिरोज शाह तुगलक। बोर्ड पे देखो पहले, ये देखो क्या है? भारत, ये दिल्ली है, हरियाणा, और अधिकांश जो नहर बनेंगे कहाँ बनेंगे? यही दिल्ली हरियाणा वाली जगह नहर बनेंगे। सबसे ज्यादा बांध कौन लगवाएगा? फिरोज शाह तुगलक। देखो इतना सारा सब कुछ काम किया, लेकिन दिल्ली के सल्तनत के पतन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार किसको माना जाता है? इसने 2-3 गड़बड़ी की है। पोस्ट को वंशानुगत बना दिया अमीरों को खुश करने के लिए, ताकि अमीर खुश रहे। टैक्स कम कर दिया, राजस्व घट गया बहुत। सबसे ज्यादा घटे हुआ प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो गई। अयोग्य लोग प्रशासन में आ गए, अयोग्य लोग सेना में आ गए, क्योंकि वंशानुगत बना दिया। पिताजी गुजर रहे हैं या पिताजी पूरे हो गए, उनके बेटे को ले लो। सेना में वैसे लोग की जरूरत नहीं है। सेना में जो दुनिया तलवारबाज हो, धनुर्धर हो, तो फिजिकली फिट हो, उसको लेना है। प्रशासन में जो योग्य लोग हो, जिसने वंशानुगत बना दिया, उससे क्या हुआ? जो योग्य लोग थे प्रशासन से कट गए, योग्य लोग सेना से कट गए। वही आगे जाकर देखेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण। उसने कई अच्छे से काम किए, इतना विभाग बनाया, इतना निर्माण कराया। अब ये कुछ शहर भी बसाएगा, बनाएगा। क्या नाम है? फिरोज। अब तो सब पंजाब में आ गए। हाँ, पंजाब में चला गया। हिसार क्या होगा? हिसार। फिरोजपुर पंजाब में, अब क्या पहले से ही पंजाब में है। फिरोजपुर, फतेहाबाद क्या? तुम्हारा फिरोजाबाद, हाँ फिरोजा। फिर तुम्हारा जौनपुर, कौन? जौनपुर कैसे बसाएगा? ये अपना चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम क्या था? जूना खां। क्या नाम था? उसी की याद में, जूना खां की याद में क्या बनाएगा? ये जौनपुर। और भी बहुत सारे शहर बनाए, और तब उसने बहुत अच्छे काम किए। दिक्कत क्या था? अमीर वर्ग को खुश और गरीब वर्ग को खुश रखने के चक्कर में दिल्ली सल्तनत चौपट हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो दिक्कत है। अब इसका बहुत लास्ट पार्ट देखो, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो हाथ ए
फिरोज शाही। निकलो, जब फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होगा, जब बर्नी भी आता है और लड़के क्या मार जाते हैं? बर्नी। लेकिन किताब किसने लिखी है? आत्मकथा, तो अपनी कथा है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, किसी में लिखो कि वह विद्वानों का भी बड़ा संरक्षक था। तो बर्नी मैं बताया हूँ, जियाउद्दीन बर्नी पूरे सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526, 320 साल है ना, पूरे सल्तनत काल का सबसे बड़ा लेखक किसको माना जाता है? जियाउद्दीन बर्नी को। बर्नी इसका बहुत बड़ा समर्थक फिरोज शाह तुगलक का। बोलता था कि सच्चा इस्लाम का शासक कोई था तो फिरोज शाह तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी सब तो फर्जी थे, मोहम्मद तुगलक का शासन सच्चा इस्लामिक शासन नहीं था, क्योंकि ये क्या करता था? इस्लाम के हिसाब से चलता था। कहीं उधर पे जाना हो तो जाके संतों की मजार पे मत्था टेकता था। पहले प्रशासन में कोई नियम लाना हो, महिला आरक्षण विधेयक लाना हो, तो सबसे पहले उलेमा वर्ग से पूछता था। इसलिए बर्नी बड़ा मुस्कुराता था कि सच्चा इस्लाम का कोई शासक है तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इसी के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब लिखी है तारीखे फिरोज शाही, जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तारीखे फिरोज शाही की रचना की है, लेकिन याद रखना तारीखे फिरोज शाही दो है, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज रफीक, दोनों अलग अलग तारीखे फिरोज शाही की रचना करते हैं। तो तारीखे फिरोज शाही क्या है? दो किताबें हैं। बर्नी, बर्नी मतलब जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज रफीक। शम्स सिराज रफीक नाम है लेखक का। बर्नी एवं शम्स सिराज रफीक ने अलग अलग तारीख फिरोज शाही की रचना की है। तारीख